अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और हमारे साथ हैं वसीम अल्ताफ साहब। और आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ है डिफेंस को लेकर भी और कई दूसरी चीज़ों के ऊपर, उस पर बात करेंगे। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा, तीनों कंट्रीज ने, जो कि इन्होंने पहले भी बात की थी सऊदी अरेबिया के साथ, के एक पर अटैक दूसरे पर अटैक समझा जाएगा। बहुत शुक्रिया वसीम अल्ताफ साहब, आज आपने ज्वाइन किया। और ये बताइए कि ये क्या हो रहा है। देखिए, ये पिछले साल सितंबर में हम्म। पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ एक म्यूचुअल एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था। तो ये उसी की एक एक्सटेंशन है कि अब इन्होंने उस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में टर्की को भी शामिल कर लिया है। तो अब पहले दो थे, अब ये तीन मुल्क हो चुके हैं। ये मैक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है जो कि कल, यानी कल 6 तारीख थी, 6 अगस्त को ये मक्का में साइन हुआ है। और इसमें टर्किश प्रेसिडेंट तैयब अर्दगान थे, सऊदी क्राउन प्रिंस थे मोहम्मद बिन सलमान, और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ थे। तो इसकी कोई अभी तक, इसका जो ऑफिशियल टेक्स्ट है वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ। सिर्फ ये हुआ है कि रॉयटर्स ने, एसोसिएटेड प्रेस ने, बीबीसी ने खबर एक दी है जी कि इस तरह से एक जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन हो गया है। लेकिन उसकी जो स्पेसिफिक्स हैं वो अभी तक सामने नहीं आई, उसका टेक्स्ट सामने नहीं आया अभी तक। तो बहरहाल एक चीज़ वाज़ेह है, वो ये है कि इस एग्रीमेंट में ये कहा गया है कि इन तीनों ममालिक में से किसी पे भी अगर अटैक होता है तो वो तीनों ममालिक पे अटैक समझा जाएगा। और फिर तीनों ममालिक जो हैं वो अपना दिफा रिस्पॉन्ड करें। करेंगे। लेकिन सर, ये एग्रीमेंट पहले सऊदीया के साथ सिर्फ पाकिस्तान का भी था और यही कहा गया था कि एक पर अटैक दूसरे पर अटैक समझा जाएगा। लेकिन हमारे ऊपर तो भारत ने भी अटैक किया, हमारे ऊपर तो अफगानिस्तान से भी अटैक होते हैं। सऊदीया ने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन हाँ, सऊदीया पे अगर ईरान करता है तो ये कहते हैं कि आ जाओ जी, फौरन आ जाओ। जो बड़ा मुझे बुरा भला कहा गया जब मैंने कहा कि हमारे यहाँ तो जी फौज को उन्होंने भाड़े के टट्टू बना रखे हैं कि वो भेज देते हैं लड़ने के लिए, लेकिन यहाँ कोई नहीं आता। तो दोनों बार सर कोई नहीं आया, तो अब क्या नहीं, नया हो जाएगा। मेरा ख्याल है सऊदीया पे भी अटैक्स हुए हैं ईरान की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान ने भी उसका कोई उस तरह से जवाब नहीं दिया। और कुछ ये भी सुनने में आया था कि सऊदी जो हैं वो उनकी कुछ उनको अच्छा नहीं लगा कि उन पे अटैक हुआ है, और उस एग्रीमेंट के मुताबिक पाकिस्तान को भी कूद पड़ना चाहिए था उस जंग में। पाकिस्तान ने भी परहेज़ किया उससे। तो अब जो है, अब इन्होंने क्या किया है कि टर्की को भी उसमें शामिल कर लिया है। अब पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की, ये तीनों एक इकट्ठा इन्होंने एक कह लें कि एक महाज बनाया है कि हम में से किसी पे भी अटैक हुआ तो हम तीनों मिल के उसका जवाब देंगे। तो अब यूं है कि बेसिकली ये इसकी क्या मोडेलिटीज़ क्या होंगी। यानी अगर फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो क्या टर्की और सऊदी अरेबिया भी उस जंग में कूद पड़ेंगे? या अगर टर्की और इसराइल के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर क्या पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया भी इसराइल के साथ टक्कर लेंगे? या अगर मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया पे अटैक होता है, अगर जैसे अभी अ, हुए हैं चंद दिन पहले, तो क्या हम भी ईरान के साथ हम झगड़ा करेंगे? ये चीज़ें जो हैं ये अभी तक क्लियर नहीं है कि मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, किस तरह से होगा। तो एक बहरहाल एक सिंबॉलिक जेस्चर ही लग रहा है मुझे तो फ़िलहाल ये। इसमें कोई मुझे ऐसा सब्सटेंस नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी फ़िलहाल पाकिस्तान को और टर्की को कोई इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है। अगर कोई ख़तरा है तो वो सऊदी अरब को है, क्योंकि ईरान सऊदी से सर, ईरान से। ईरान से।
अच्छा, ईरान का कोई अभी तक वाज़ेह तौर पे कोई ज़िक्र नहीं है किसी किस्म का, किसी भी मुल्क का ज़िक्र नहीं है। और यही है जी कि हम तीनों जो हैं, हम तीनों ममालिक में से किसी पे भी अटैक होता है तो वो तीनों पे अटैक समझा जाएगा। जी। लेकिन सर ये जो मुसलसल अमेरिका और ईरान की कभी बातचीत होती है, कभी फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया जाता है, फिर बातचीत होती है, फिर बंद कर दिया जाता है। ऐसी हालत में जिन कंट्रीज के ऊपर ईरान ने अटैक किया है वो ट्रस्ट तो नहीं कर सकती कि यदि अब अटैक नहीं होगा तो उसका कोई हल इन लोगों को नजर आ रहा है कि ये कुछ आपको लगता है कि रोक पाएंगे इस लड़ाई को, या ये इसी तरीके से कभी रुकी और कभी चली वाली सिचुएशन जो है ये सालों साल होती रहेगी? देखिए, फ़िलहाल तो कोई इसका बज़ाहिर हल नज़र नहीं आ रहा, हम्म। क्योंकि ईरान जो है वहाँ पे अब इस वक़्त समझ लें कि 2 पैरेलल सिस्टम्स चल रहे हैं। एक उनकी वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ पासदारान है। अब पासदारान जो हैं वो हार्डलाइनर्स हैं, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को और रेकंसाइल करने को तैयार हैं। लेकिन चूँकि असल पावर पासदारान के पास है, इसलिए वो कामयाब नहीं हो सके इसमें। हालाँकि ईरान का बहुत नुकसान हुआ है इसमें। यानी अमेरिका जैसे मुल्क ने उन पे ताबड़तोड़ हमले किए हैं और बहुत नुकसान हुआ है उनका। लेकिन इसके बावजूद भी वो तैयार नहीं। हालाँकि जंग ना करने के बदले में, न्यूक्लियर प्रोग्राम को तर्क करने के बदले में ईरान को बहुत इंसेंटिव दिए जा रहे थे। उनको बहुत फ़ायदा था उसमें कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को छोड़ के तो दूसरी तरफ आते और रेकंसाइल करते, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं किया। तो ये चल रहा है मामला। दूसरी तरफ वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं, वो भी कभी एकदम से तैश में आ जाते हैं, कभी वो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, कभी वो रेकन्सिलिएशन की बात करते हैं, कभी वो कहते हैं जी हम ईरान को सबक सिखा देंगे और उसको सीधा कर देंगे। तो वो भी कोई इनकंसिस्टेंट है, ईरान भी इनकंसिस्टेंट है। तो अब जब 2 मुख्तलिफ ममालिक आपस में इस तरीके से चल रहे हों तो वहाँ पे फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान ने भी कोशिश करके देख ली, कतर ने कोशिश करके देख ली, लेकिन नतीजा हमारे सामने है। नतीजा तो सिफ़र है उसका, कोई कॉम्प्रोमाइज़ यानी कि किसी इश्यू पे नहीं हो सका, कोई रेकन्सिलिएशन नहीं हो सकी और जंग अभी भी जारी है। बिल्कुल, जी। लेकिन सर जंग तो अभी भी जारी है और ना तो ईरान का मूड लग रहा है बात सुनने का, ना अमेरिका जो है वो पीछे हटने को तैयार है। लेकिन अगर ईरान बार बार कह रहा है कि जी आप न्यूक्लियर वेपन बनाने दें तो अमेरिका को उससे या इसराइल को उससे डर किस बात का है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन तो इस रीजन में कई और कंट्रीज के पास भी है। देखिए ना, इस रीजन में पाकिस्तान के पास है हम्म। और तो कोई ऐसा, या इंडिया के पास है। इंडिया के तो बड़े अच्छे तल्लुकात हैं ईरान के साथ। तो ईरान में चूंकि हार्ड लाइनर्स हैं हम्म। और हार्ड लाइनर्स जो है ना, वो उनसे हर कोई डरता है, घबराता है हम्म। उनसे। इसराइल का ये बहुत एक लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न है कि ईरान एक मेजर थ्रेट है। और इसकी एक वजह भी है। ईरान मिडिल ईस्ट में अपने प्रॉक्सीज के ज़रिए बहुत कुछ करता रहा है। हम्म। इराक में वो इन्वॉल्व रहा है, सीरिया में इन्वॉल्व रहा है, यमन में वो इन्वॉल्व है, लेबनन में वो इन्वॉल्व है। उसकी प्रॉक्सीज जो हैं वो बड़े लंबे अरसे से वो वहाँ पे उन्होंने एक रोल अपना रखा हुआ है। हिजबुल्लाह को वो सपोर्ट करते हैं, हमास को वो सपोर्ट करते रहे। और जो ये 7 अक्टूबर को हुआ, उसने तो पूरी दुनिया को, ख़ास तौर पे अमेरिका को और इसराइल को हिला के रख दिया कि अगर इस चीज़ को हमने इसी तरह छोड़ दिया तो ये तो कल को कुछ भी हो सकता है। और अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो वो ना सिर्फ इसराइल के लिए, वो तो फिर मिडिल ईस्ट के लिए भी ख़तरा होगा, अमेरिका के लिए भी, क्योंकि अमेरिकन इंटरेस्ट्स भी हैं वहाँ पे, अमेरिकन बेसेस हैं वहाँ पे। तो इसलिए ना तो इसराइल का, ना अमेरिका का, ना सऊदीया का, ना बाकी गल्फ स्टेट्स का ये एक तरह से उनका कंसर्न है, उन सबका कंसर्न है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो। जी।
लेकिन सर ये कई बार बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है बात, जिस वक्त लोग बात करते हैं और कहते हैं जी इसराइल ने यहाँ अटैक कर दिया, इसराइल ने गजा में इतने लोग मार डाले, 1 लाख के करीब लोग बताए जाते हैं, कभी कुछ, और दूसरी तरफ जाहिर है जो इसराइल पर अटैक था उसमें जो थे वो कुछ 150 या 200 के करीब लोगों की जाने गई थी। October 7 की बात कर रही हूँ। नहीं, ऐसे में 1200-1300 लोगों की, बारह नहीं सर तेरह जो, अच्छा, जो अटैक किया था ना हमास ने, हम्म, वो 1200-1300 लोग थे जो कि वहाँ पे एक फेस्टिवल था, उसमें वो हाँ शामिल हाँ, थे। और उन्होंने 1200-1300 लोग मार दिए। उसमें मेजॉरिटी तो इजराइलीज की थी, लेकिन कुछ उसमें अमेरिकन भी थे, कुछ और दूसरे हम्म, मुल्कों के लोग भी थे। जी। बिल्कुल। तो सर अगर 1200-1300 जैसे थे तो उसमें उसके बाद जो इसराइल ने मारे वो तादाद तो बहुत ज्यादा बताई जाती है, वो तो समझे लाख के करीब लोग पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में लोगों में बड़ी कंफ्यूजन है कि भाई हम किसका साथ दें, इसराइल के साथ गलत हुआ या जो इसराइल ने पलट कर किया वो गलत हुआ। अगर 1200-1300 लोग भी मान लिए जाए तो उनके पीछे अगर आप 1 लाख लोग मार देंगे तो क्या वो ठीक है? तो इस वक्त बार बार यही चीज चल रही है कि कोई कहता है कि जी ईरान को बनाने दें आप न्यूक्लियर वेपन, दूसरी तरफ वही बात आ जाती है कि फिर इसराइल का क्या होगा, इसलिए कि ईरान तो इसराइल को बिल्कुल मिटा देने की बातें किया करता है। इसराइल के हवाले से ईरान का तो बड़ा एक वाज़ेह स्टांस रहा है कि उन्होंने इसको सफ़ाए हस्ती से मिटा देना है। ईरान ने तो कभी भी इसराइल के साथ रेकन्सिलिएशन की बात नहीं की। उन्होंने तो हमेशा यही कहा कि हम इसको बर्बाद कर देंगे। और सुप्रीम लीडर तक ने ऐसी बातें की हैं। फिर ये न्यूक्लियर वेपन जो बना रहे हैं, हम्म, वो किससे ख़तरा है ईरान को? मतलब आप बताएं ना कि पाकिस्तान से तो ख़तरा नहीं है ईरान को, ना हम्म, किसी और गल्फ स्टेट से। वो तो छोटे छोटे मुल्क हैं, उनके पास तो है ही कुछ नहीं है। तो अब ये बड़ा एक रियली एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि ईरान क्यों न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है। हम्म, बाकी जो आपने बात की है, ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ भी मिडल ईस्ट में हुआ, जो गजा में हुआ, 60-70 हज़ार लोग हम्म, मारे गए, इसकी बुनियादी जिम्मेदारी हमास पे आयद होती है हम्म, कि हमास ने मासूम लोग थे, वो कॉम्बैटेंट्स नहीं थे, उनके पास असला नहीं था, वो कोई थ्रेट नहीं थे, और उन पे अटैक किया, उन लोगों को मारा। उसमें औरतें भी थीं, उसमें बच्चे भी थे, उसमें बूढ़े भी थे, उन सबको मारा इन्होंने। और फिर इसराइल ने रिटेलिएट किया। और उसमें भी मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये लोग, चूँकि गाज़ा जो है वो बड़ा थिकली पॉपुलेटेड इलाका है, वहाँ से अगर आप कोई मिसाइल फायर करेंगे तो जाहिर है कि वो पॉपुलेटेड इलाके से करेंगे आप। तो वहाँ से अगर मिसाइल आ रहे हैं तो इसराइल ने फिर वहाँ पे अटैक किया। तो अब ऐसी जगहों पे जहाँ पे आसपास आबादी हो, वहाँ पे तो फिर बहुत ज़्यादा इस बात का चांस होता है कि सिविलियन भी मारे जाएंगे। तो सिविलियन मारे गए उसमें। हम्म, देखिए, सिविलियंस को जो भी मारता है ना, वो उसका कोई अच्छा इमेज नहीं बनता दुनिया में। इसराइल को नुकसान हुआ इस चीज़ से कि सिविलियंस मारे गए, हम्म, क्योंकि पूरी दुनिया में इसराइल का एक नेगेटिव इमेज गया। लेकिन इसराइल ने, चूंकि उन्होंने रिटेलिएट करना था, अब एक जगह है जहाँ पे उन्होंने अपने मिसाइल, और ये हमास करती रही है कि हम्म, अस्पतालों के पास, स्कूलों के पास अपने हम्म, इन्होंने मिसाइल लॉन्चिंग एरियाज बनाए हुए थे, वहां से मिसाइल ये फेंकते थे। ताकि ये विक्टिम कार्ड खेलें कि जब वहां पर अटैक हो तो फिर सिविलियंस मारे जाएंगे। एग्जैक्टली, ये हाँ, जानबूझ के ये करते रहे हैं, जानबूझ के ये करते रहे हैं। और अस्पतालों के पास, अस्पतालों के अंदर से रॉकेट फायर हुए हैं, हम्म, मस्जिदों के अंदर से रॉकेट फायर हुए हैं। तो अब जब मस्जिद पे वो अटैक करेंगे, उस जगह को टारगेट करेंगे जहां से वो रॉकेट फायर हुआ है, तो जाहिर है उससे फिर कैजुअलिटीज तो होंगी वहां से, वहां पे कैजुअलिटीज होंगी, और वो हुई। तो ये चीज समझने की है। तो बहरहाल उन्होंने ये किया कि वो जो मैसेकर था, जिसमें कि बहुत से इजरायली और दूसरे गैर मुल्की मारे गए, उन्होंने
उन सब की एक पूरी लिस्ट तैयार कर ली कि कितने लोग हैं और कौन लोग हैं और इनके नाम क्या हैं और ये कहाँ पे हैं। तो अब वो ये है कि सिस्टमेटिकली वो एक एक को एलिमिनेट कर रहे हैं। कोई टैक्सी चला रहा है, कोई दर्जी है, दर्जी बन गया कोई, कोई हम्म, किसी ने टैक्सी चलानी शुरू कर दी है, कोई जो है वो कोई नान भाई बन गया, लेकिन उन्होंने सबको आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है मोसाद ने। उन्होंने हम्म, पूरी लिस्ट तैयार कर ली है और वो एक एक को एलिमिनेट कर रहे हैं। वो जैसे आपको याद होगा 72 म्यूनिख ओलंपिक्स में इजराइल की जो एथलीट्स थे, पूरी टीम जो थी उनकी एथलीट्स की, उस पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था और उन्होंने इजराइल के 11 एथलीट्स मार दिए थे वहां पे, जो कि यानी म्यूनिख ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए गए हुए थे। तो इजराइलीज ने पूरी एक लिस्ट तैयार कर ली थी उन तमाम दहशत गर्दों की कि ये लोग हैं, इनको हमने इलिमिनेट करना है। और उन्होंने उन तमाम लोगों को जो इन्वॉल्व हम्म। थे उस टेररिस्ट एक्ट में सबको इलिमिनेट कर दिया, सबको मार दिया। तो आप एक इसराइल एक रीजनल सुपर पावर है। देखें ना, इसराइल का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ इजिप्ट के साथ, जॉर्डन के साथ हम्म, एग्रीमेंट हो गए, वो भी पीसफुली रह रहे हम्म। हैं इजिप्शियंस यूएई के साथ भी बहुत अच्छे टर्म्स हैं उनके। के साथ। हाँ, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करने चाहिए और अच्छे तल्लुकात रखने चाहिए, इसमें हमारा फायदा है। सऊदी अरब ने भी कई बार, एमबीएस ने भी कहा कि वो बात करना चाहते हैं, वो ट्रेड जी, करना चाहते हैं इसराइल के एग्जैक्टली, साथ। एग्जैक्टली। तो उसके तो ऊपर भी ऑब्जेक्शन जो आया था वो ईरान की तरफ से ही आया था कि ऐसा कैसे ये कर हाँ, लेंगे। ईरान की तरफ से आया था। मतलब यार, आप आज की दुनिया में आप आज की दुनिया में रहना सीखो ना। ये कौन सी दुनिया है? कौन से आपने वो दुश्मनियां आपने पाली हुई हैं वो, कि जी हम्म। हमने इसराइल को तबाह करना है, खत्म करना है। क्यों भाई? क्यों खत्म हाँ। करना है, क्यों तबाह करना है? जरा इसका लॉजिक मुझे बताओ। वो हम्म। हमारे जैसे इंसान है यार। वो और रिलीजन को बीच में ले आते हैं कई बार। रिलीजन को जहां पे भी आप लाएंगे ना रियासती मामलात में, तो वहां पे हम्म, सवाए तबाही की और कुछ नहीं मिलेगा। वहां पे बिल्कुल। तबाही मिलेगी आपको। तो वापस आते हैं फिर इस डिफेंस पैक्ट के ऊपर। तो हम्म, ये जो हुआ है इसमें प्राइमरीली ये है कि जो तीनों ममालिक हैं वो एक दूसरे के डिफेंस के जिम्मेदार होंगे। हम्म, मिलिट्री जो ट्रेनिंग है, एक्सरसाइजेज हैं, उसमें कोऑपरेशन होगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी। हम्म, और इसके अलावा फिर रीजन में एक स्टेबिलिटी, स्ट्रेटेजिक हम्म। कोऑपरेशन के नतीजे में स्टेबिलिटी आएगी। और ये कि आइंदा अगर कोई और मुल्क इसमें शामिल होना चाहे तो ये एक तरह का नेटो बना रहे हैं ना, एक इस्लामिक नेटो, यानी हाँ सुन्नी नेटो बल्कि कह लें। ये एक सुन्नी नेटो बना रहे हैं। सर, एक जमाने जिस में टीवी भी बनाने लगे थे, याद है आपको? इमरान खान कहा करते थे टीवी चैनल हाँ, बना रहे थे कि क्या कर रहे थे। हाँ, एक इन्होंने अयूब खान के दौर में एक आरसीडी भी बनी थी, हम्म। रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, जिसमें पाकिस्तान, ईरान और तुर्की थे। सर, ओआईसी भी तो इंतहाई निकम्मा ग्रुप है। मैंने तो ओआईसी कंट्रीज को कभी एक दूसरे की मदद करते नहीं देखा। इस्लामिक कंट्रीज वो ये कहीं ना कहीं से उठकर नॉन मुस्लिम कंट्रीज ही आती हैं जो मदद करती हैं पाकिस्तान की या किसी की भी। ये मुस्लिम कंट्रीज को तो मैंने कभी नहीं देखा कि उठकर आए हों और इन्होंने कहा कि जी हम कोई फाइनेंशियली हेल्प कर देते हैं या किसी और तरह की मदद। ये बस इसी किस्म के एग्रीमेंट करते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि ईरान ने बहुत मार लगाई है। जी, 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 जी। तो ये हमारे जो इस तरह के एग्रीमेंट्स रहे हैं ना ओवर द इयर्स, ये हम्म, ज्यादातर सिंबॉलिक ही रहे हैं। हम्म। ये इनकी कोई इनमें कुछ सब्सटेंस नहीं था। नारे ज्यादा होते हैं और काम कम होता है। काम बल्कि होता ही नहीं है इसमें। यानी बना सर, लिए, इदारे बना लिए, फिर इकट्ठे हो गए, फिर जनाब तस्वीरें खिंचवाई, फोटो हाँ, शूट, चाय पी, फोटो फोटो सेशन हो गया। फोटो सेशन हो गया, नारे वारे मारे, एक दूसरे से गले मिले, फिर कैमरे की तरफ देखा, हाँ। वो नजर आ रहा है कैमरे में, कैमरा तस्वीर बन रही है। फिर वो तस्वीरें आ जाती हैं जी, तुर्की और पाकिस्तान बड़े करीबी दोस्त हैं, हमारी दोस्ती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इस किस्म की चीज़ें। और फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता है सारा, फिर अपने अपने घर आ जाते हैं।
और फिर सारे हंसी खुशी सुख चैन से रहने लग पड़ते हैं। और अगर कोई अटैक हो जाए तो कहते हैं आवाज नहीं आ रही, फिर बोलना क्या कहा, आवाज नहीं आ रही। आवाज, खासतौर पे हमारी बारी में तो किसी को आवाज नहीं जाती जब हमारे ऊपर अटैक होते, कोई नहीं हाँ हाँ निकलता। हाँ जी, देखिए ना, अब ये ऐसे ही है ये, बिल्कुल। यानी आप अगर पाकिस्तान और इंडिया की कल को अगर कोई ऐसा ऐसा मसला होता है तो ना टर्की को आवाज आएगी ना सऊदीया को आएगी आवाज। सर ना अफगानिस्तान के वक्त आएगी, हाँ, अफगानिस्तान के वक्त भी नहीं आएगी। इवन अगर ईरान भी कभी नाराज हो गया, क्योंकि क्या पता कोई भी नाराज हो सकता है, तब भी कोई नहीं पूछेगा हमें। नहीं 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 नहीं, ये जो है ना, ये बड़े उस्ताद हैं ये सारे, और ये बस सिंबॉलिक किस्म के जस्टिस होते हैं, और बस इस किस्म की जी वो हमने जी डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया है और ये और वो और ऐसा वैसा। तो जब वक्त आता है तो फिर सारे नजरें चुरा लेते हैं जी। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू।